स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वाले वीडियो में देखे थे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म किया था। तो हम लोग एक मोनोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किए थे और अब हम लोग मोनोन्यूक्लियोटाइड के बाद एक डाइन्यूक्लियोटाइड का भी फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हम लोग देखेंगे, यानी डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। हम लोग लास्ट वाले वीडियो में देखे थे मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो हम लोग इस ढंग से अगर देखें, यहाँ पे ये हमारा बेस था, यहाँ नाइट्रोजन थे, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हम लोग इस ढंग से बनाए थे, क्या, मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब हम लोग डाइन्यूक्लियोटाइड की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे प्यूरिन बेस को लिया था, अब हम लोग पैरामिडिन बेस किसी एक को ले लेते हैं जो सिंगल रिंग होता है। तो इस ढंग से हम लोग अब यहाँ पे एक सिंगल रिंग लिए। यहाँ भी नाइट्रोजन होता था, चलिए यहाँ भी नाइट्रोजन होता था। तो 1 2 3 4 5 और 6, और ये शुगर, अगर हम लोग यहाँ पे अब बात करें तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना था, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये पहला न्यूक्लियोटाइड था। अगर हम लोग इन दोनों को अगर जोड़ दें आपस में तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐड कर दे तो डाइन्यूक्लियोटाइड का। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये ऐड कैसे होगा। हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये अब इसमें देखिए, ये प्यूरिन बेस है, हमने इसमें पैरामिडिन बेस, इसमें भी कोई भी हो सकता है, ये साइटोसिन, थाइमिन और क्या बोलते हैं, यूरासिल, ये एडेनिन, गुआनिन कोई भी है। हमने यहाँ पे मार्क नहीं किया है कि कौन है ये, जस्ट हमने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है यहाँ पे। तो हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड है, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दे तो क्या बनेगा, एक डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग शुगर का भी पोजीशन दिखा दें इसमें कार्बन का, तो 1, ये 2 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर, यहाँ भी ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 और ये 5। अब देखिए यहाँ पे किसके किसके बीच बॉन्डिंग होगा डाइन्यूक्लियोटाइड बनने में। तो 3 नंबर जो शुगर है, यानी फर्स्ट नंबर न्यूक्लियोटाइड का, वो किसके साथ, फॉस्फेट के साथ जुड़ना शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पे ये एक बॉन्ड बनने का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो बॉन्ड बनता है तो बिना वाटर लॉस हुए नहीं हुआ यहाँ पे, यानी यहाँ पे भी वाटर लॉस हुआ, यहाँ पे भी आप लास्ट डे देखे थे वाटर लॉस होता है, यहाँ पे भी वाटर लॉस होता था, और ये भी वाटर लॉस होता है, और यहाँ भी वाटर लॉस होता है। अब हमने आपको बताया था कि इस बॉन्ड का नाम था ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और इसे ईस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करेंगे, देखिए इस फॉस्फेट के साथ इस बॉन्ड का नाम था ईस्टर बॉन्ड, और इधर भी अब क्या बना, ईस्टर बॉन्ड। तो अब कहेंगे कि यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यानी पीडी बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो हुआ यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, 2 न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ये। तो अब ये क्या बन गया, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड था, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड था, लेकिन जब यहाँ पे बॉन्डिंग हो गया तब इसको हम लोग बोलेंगे डाइन्यूक्लियोटाइड।
तो इस ढंग से ये क्या हुआ, डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब ये डाइन्यूक्लियोटाइड से हम लोग क्या बना सकते थे, ट्राइन्यूक्लियोटाइड। एक जस्ट नीचे में एक और होता तो क्या बनता, ट्राइन्यूक्लियोटाइड। अगर इसी को अब हम लोग एक सिंपल वे में लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि बार बार हमें इतना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए। तो हम लोग इसी को यहाँ पे मार्किंग एक संकेतिक बोलते हैं, तो लिखते हैं इसे। तो ये जब बी फॉर लेटर यूज़ करते हैं बेस के लिए, एस ये शुगर के लिए, देखिए ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया ये, और फिर ये ईस्टर बॉन्ड से क्या हो गया, फॉस्फेट के साथ कनेक्ट हो गया ये, यानी ये बेस हो गया। देखिए ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड शुगर के साथ, और फिर यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बनता है जो फॉस्फेट के साथ। इसी ढंग से ये दूसरा नीचे वाला अगर लिखते हैं तो ये बी फॉर बेस, एस फॉर शुगर, और ये पी फॉर फॉस्फेट। यहाँ भी वही बॉन्ड हुआ, एन ग्लाइकोसाइडिक और ईस्टर बॉन्ड। अब क्या हो रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे ये फॉस्फेट इधर शुगर से भी जुड़ा हुआ है और ऊपर वाले शुगर से भी जुड़ा हुआ है। तो ये फॉस्फेट देखिए शुगर से तो जुड़ा है, अब ऊपर वाले से भी इसे जोड़ दिया ये, तो अब ये क्या कहलाएगा हमारा, ये डाइन्यूक्लियोटाइड। तो हम लोग एक यहाँ पे एक सिंबॉलिक हम लोग इसी को यूज करते हैं, क्योंकि हमें बार बार ये नहीं तो बनाना पड़ेगा इस पूरे स्ट्रक्चर के साथ ये। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से बॉन्ड है। अगर इसे हम लोग बात करें तो लास्ट डे हम लोग पढ़े थे ये एन ग्लाइकोसाइडिक था ये, और इसे बोलते थे ईस्टर। अब यहाँ पे ये पीडी बॉन्ड कहलाता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये वही था एन ग्लाइकोसाइडिक, ये ईस्टर, एन ग्लाइकोसाइडिक ईस्टर हो गया ये। अब ये क्या हो गया, फॉस्फेट के साथ देखिए दो हो गया ईस्टर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पे ये। तो अब इस ढंग से ये कनेक्ट हुआ। अगर तीसरा भी होता हमारे पास एक और न्यूक्लियोटाइड बोले, अगर हम लोग बनाते तो इसको भी इसी ढंग से आपस में यहाँ फिर जोड़ देते ये। तो इट में भी क्या पॉलीमराइज हो सकता है, यानी बहुत सारे एक तरह से यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं ये। तो ये था, इस तरह से हम लोग डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं ये। तो हम लोग इस चीज़ को देखें यहाँ पे, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। हो रहा है क्लियर ये? तो अब हम लोग इससे आगे की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे आगे। अब आप हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश किए कि हम लोग डाइन्यूक्लियोटाइड और मोनोन्यूक्लियोटाइड इसी ढंग से हम लोग एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी बना सकते हैं। अब हमारे पास जो बेसेस थे उसको पहले हम लोग क्लियर आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो बेस था वो नाइट्रोजिनस बेस था, और उसमें भी कौन थे, ये प्यूरिन नाम का बेस था एक, और दूसरा क्या था, प्यूरिन के अंदर आता था दो, एक एडेनिन और दूसरा आता था गुआनिन। दूसरा बेस जो हमारे पास था वो था पायरिमिडीन, और ये पायरिमिडीन जो है वो तीन तरह के थे हमारे पास, साइटोसिन था एक, दूसरा एक थायमीन, और एक क्या था, यूरासिल था ये। इसके बाद हमारे पास शुगर भी थे ये, और शुगर भी हमारे पास दो टाइप का मिल गया था ये, एक था राइबोज और हमारे पास दूसरा था डीऑक्सीराइबोज, और तीसरा है यहाँ पे फॉस्फेट। अगर बात करें हम लोग फॉस्फेट, तो अगर हम लोग देखें कि ये सब किसमें किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है। अब हम लोग यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे थे, तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के रूप में दो हैं, एक है हमारे पास आरएनए और दूसरा है डीएनए। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एडेनिन है क्या आरएनए में होता है, क्या डीएनए में होता है, या किसी में एब्सेंट होता है, किसी में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अगर इस एडेनिन की बात करें तो एडेनिन आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी होता है, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। गुआनिन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो गुआनिन में आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी होता है। इसी तरह से पायरिमिडीन बेस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो पायरिमिडीन में साइटोसिन भी होता है आरएनए के पास और डीएनए के पास भी होता है। इसके बाद हम लोग थायमीन की बात करें अगर, तो थायमीन देखिए एब्सेंट होता है किसके पास, आरएनए के पास, बट डीएनए के पास ये प्रेजेंट होता है। उसी ढंग से अगर हम लोग यूरासिल की बात करें अगर,
तो यूरासिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट है बट डीएनए में एब्सेंट है ये। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। इसी ढंग से अगर हम लोग बात कर लिए इसका राइबोज का बात करें, राइबोज जो शुगर है वो किस में होगा, तो हम लोग लास्ट डे ही पढ़े थे कि राइबोज आरएनए में होगा, डीऑक्सीराइबोज किस में होगा, यानी ये आरएनए में क्या डीएनए में एब्सेंट होता है, और ये डीऑक्सीराइबोज ये आरएनए में एब्सेंट होता है और डीएनए में प्रेजेंट होता है, जबकि फॉस्फेट दोनों में ही प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से हम लोग ये क्लैरिफाई किए पहले यहाँ पे कि कौन सा बेस हो रहा है क्लियर, ये कौन सा बेस जो है वो कौन सा न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है, यानी आरएनए में कौन सा बेस है, डीएनए में कौन सा बेस है। उसी ढंग से शुगर, कौन सा शुगर आरएनए में है और कौन सा शुगर डीएनए में है, जबकि फॉस्फेट कॉमन है, दोनों में ही है। तो ये चीज़ हम लोग को एक जानना था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि हमारे पास आरएनए और डीएनए की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इस चीज़ में दो टर्म है, एक आता है टर्म न्यूक्लियोसाइड और एक आता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड तो अभी हमने बनाया आपको, जिसमें बेस, शुगर और फॉस्फेट ये तीनों को ऐड किया। अब एक टर्म है न्यूक्लियोसाइड, तो उसे भी समझते हैं हम लोग, न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है यहाँ पे ये। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म है न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या था, तो देखिए ये बेस था और ये शुगर हो गया और ये फॉस्फेट हो गया, ये एक हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब हम लोग बात करें यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड एक टर्म है, न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, तो ये बेस और शुगर को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो दिस इज न्यूक्लियोसाइड और दिस वन इज न्यूक्लियोटाइड। हो रहा है क्लियर, यानी फॉस्फेट अगर हटा दिया जाए न्यूक्लियोटाइड से तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे एक और न्यूक्लियोसाइड लिखें, ये न्यूक्लियोसाइड हो गया ये, यानी बेस और शुगर जब ये होते हैं तो क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोसाइड कहलाएंगे। लेकिन अगर इसमें फॉस्फेट ऐड हो गया तो वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा ये। लेकिन अभी हम लोग हम लोग कि इसके साथ अगर हम लोग फॉस्फेट को ऐसे ऐड कर दें तो देखिए ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। लेकिन यही फॉस्फेट अभी डाइन्यूक्लियोटाइड में हम लोग क्या देखे, यही फॉस्फेट जो था वो अपने जस्ट ऊपर वाले शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा था, यानी ये अगर इसके साथ भी बॉन्ड बना ले तो हम लोग इसी बॉन्ड का नाम दे रहे थे कि पीडी बॉन्ड बोल रहे थे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये पीडी बॉन्ड, अब क्या आप यहाँ पे कंक्लूजन कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पीडी बॉन्ड जो है, यानी फॉस्फेट के साथ दो ईस्टर बॉन्ड जो है वो कहीं ना कहीं दो न्यूक्लियोसाइड को जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पीडी बॉन्ड बेटर कनेक्ट टू न्यूक्लियोसाइड, टू न्यूक्लियोसाइड किसको कनेक्ट करता है, तो पीडी बॉन्ड जो है वो बेटर कनेक्ट कर रहा है। देखिए हमने पहले दो न्यूक्लियोसाइड को लिखा था, फॉस्फेट लिख करके हमने पीडी बॉन्ड बनाकर क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड से बेटर क्या कहेंगे कि ये दो न्यूक्लियोसाइड को जोड़ने का काम करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या करता है तो दो न्यूक्लियोटाइड को भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरह से डिस्टिंग्विश करके अगर पूछा जाए तो बेटर आंसर क्या बनेगा, टू न्यूक्लियोसाइड। तो ये था। अब एक टर्म आता है हायर न्यूक्लियोटाइड भी, हायर न्यूक्लियोटाइड। अब कहेंगे ये हायर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि अगर यही बेस, शुगर और फॉस्फेट में एक से अधिक फॉस्फेट अगर हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायर न्यूक्लियोटाइड। जैसे अगर मान लिए कि हमारा बेस ये एडेनिन था और ये शुगर था, इसके साथ 3 फॉस्फेट था, तो आप इसका नाम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जस्ट एटीपी कहलाता है। क्या कहलाता है ये, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी देखिए कितने फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है। एडिनोसिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। फॉस्फेट को अलग कर दे तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो एडिनोसिन जो नाम लिखते हैं एटीपी में, एडिनोसिन जस्ट क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है। यानी एडेनिन बेस के साथ अगर शुगर कनेक्ट है तो इसका नाम होगा एडिनोसिन, ये हो गया। और इसके साथ अगर एक फॉस्फेट जुटा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखिए हमने जैसे एक फॉस्फेट जोड़ा पहले, इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको आप शॉर्ट में AMP कह सकते हैं, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन अगर 2 फॉस्फेट जुट गया तो आप ADP भी नाम जानते हैं,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में हम लोग ADP कह सकते हैं। और अगर एक और फॉस्फेट जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए इसका नाम क्या हो गया, ट्राइफॉस्फेट। तो आप अगर देखें यहाँ पे तो आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसे कहते हैं, ATP को कहते हैं। देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब आपसे पूछा जाए कि ये ATP है या फिर हमने एक फॉस्फेट हटा दिया, 2 ही फॉस्फेट रहता है, या 2 फॉस्फेट को हटा दिया तो फिर एक न्यूक्लियोटाइड कहलाता है ये। तो अगर न्यूक्लियोटाइड में ही अगर और फॉस्फेट की संख्या बढ़ा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, हायर न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। यानी एक से अधिक फॉस्फेट अगर है न्यूक्लियोटाइड में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायर न्यूक्लियोटाइड। इसलिए ATP क्या है, एक हायर न्यूक्लियोटाइड है। ADP भी क्या कहलाएगा, एक हायर न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि 2 फॉस्फेट होगा, एक से अधिक ही होगा, इसलिए ADP को भी क्या बोलेंगे हम लोग, हायर न्यूक्लियोटाइड। इसी ढंग से अगर एडेनिन बेस है तब ना, अगर हम यहाँ पे गुआनिन ले लेते तो वो भी कहलाता हायर न्यूक्लियोटाइड। उस गुआनिन लेते तो यहाँ GTP लिखा था, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखा था ये। तो ये यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और हायर न्यूक्लियोटाइड की ये कंसेप्ट था। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ये 3 टर्म क्या होता है यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और हायर न्यूक्लियोटाइड। ये अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो बेसिस है वो न्यूक्लियोसाइड में क्या किस फॉर्म में होता है और न्यूक्लियोटाइड में किस फॉर्म में होता है। यानी RNA में भी देखेंगे हम लोग और DNA में भी देखेंगे। किसे हम लोग, बेसिस को यहाँ पे थोड़ा अब देखिए हमारे पास एडेनिन बेस है ये। अब एडेनिन बेस को हम लोग न्यूक्लियोसाइड में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड में क्या कहेंगे और न्यूक्लियोटाइड में क्या कहेंगे। देखिए ये अभी अभी हम लोग लिखे थे ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए ये एडेनिन को हम लोग न्यूक्लियोसाइड में एडिनोसिन कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड में एडिनोसिन, जबकि इसी को न्यूक्लियोटाइड में हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड हमारे पास है तो इसको अब क्या बोलेंगे, यहाँ पे एडिनोसिन को हम लोग क्या बोले, एडेनिन को एडिनोसिन कहें। अब न्यूक्लियोटाइड हमारे, ये तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, अब ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या बोलेंगे, जस्ट इसी में हम लोग अगर DNA और RNA को भी लेकर अगर साथ चलते हैं तो देखिए ये हम लोग एडिनोसिन किस में हम लोग टर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ही लिख देते हैं हम लोग ये RNA, बेटर होगा लिखना। अच्छा चलिए अलग से ही हम आपको बताते हैं। तो एडिनोसिन कहलाएगा उसी न्यूक्लियोसाइड में। उसके बाद फिर हम लोग न्यूक्लियोटाइड भी लिखेंगे। दूसरा गुआनोसिन, सॉरी गुआनिन, गुआनिन, गुआनिन को क्या बोलेंगे, गुआनोसिन कहेंगे इस ढंग से ये। इसके बाद फिर आता है साइटोसिन, साइटोसिन को साइटिडीन कहेंगे। इसके बाद फिर थायमीन है, थायमीन को थायमिडीन कहेंगे। इसके बाद यूरासिल है, इसको यूरिडीन कहेंगे। तो इस ढंग से ये न्यूक्लियोसाइड में हुआ। अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड दोनों में, न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है, हमला क्या बोलते हैं, RNA और DNA आता है, यानी न्यूक्लिक एसिड आते हैं, इसलिए हम लोग इसमें एसिड टर्म यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ये। तो एडिनोसिन को हम लोग क्या यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एडिनाइलिक एसिड। क्या लिख सकते हैं इसे, एडिनाइलिक एसिड। उसी ढंग से गुआनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड। इसी ढंग से साइटिडाइलिक एसिड, थायमिडीन, थायमिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड। तो देखिए ये न्यूक्लियो क्या हो गया,
टाइड हो गए और ये क्या था हमारा न्यूक्लियोसाइड था ये। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो इसमें न्यूक्लिक एसिड आते हैं आरएनए और डीएनए, इसलिए देखिए इसमें सब में एसिड लगभग लग गया। अब हमारे पास तो दो तरह का है न्यूक्लिक एसिड, एक क्या है आरएनए है और एक डीएनए है। तो आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है, जस्ट यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं, सभी में वही होगा। जैसे अब ये एडिनाइलिक एसिड, अब ये किसका होगा, आरएनए का में जो प्रेजेंट होगा कौन सा बेस, एडेनिन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिनाइलिक एसिड कहेंगे। कि क्या, अगर हमारे आरएनए में एडेनिन बेस प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे किस रूप में, कि ये एडिनाइलिक एसिड के फॉर्म में होगा, यानी ये आरएनए होगा। और इसी चीज़ को अगर बोलेंगे कि एडेनिन बेस किसके पास भी था, तो डीएनए के पास भी था, तो उसको क्या बोलेंगे कि यही एडिनाइलिक एसिड डीएनए के पास भी प्रेजेंट है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ आगे लग जाएगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। अगर ऐसा लिखते हैं तो ये किसके पास प्रेजेंट है, डीएनए के पास। उसी ढंग से देखिए गुआनाइलिक एसिड ये किसके पास होगा, आरएनए के पास होगा। लेकिन अगर इसके पहले डीऑक्सी लगा दे तो अब ये किसके पास प्रेजेंट होगा, गुआनाइलिक एसिड, तो ये होगा डीएनए के पास प्रेजेंट होगा ये। तो इस ढंग से ये सभी में होगा, साइटिडाइलिक एसिड आरएनए में होगा, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक किसके पास होगा, डीएनए के पास होगा। उसी ढंग से थाइमिडाइलिक एसिड किसके पास, आरएनए के पास, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक किसके पास होगा, यूरिडाइलिक भी उसी ढंग से आरएनए के पास, तो और डीएनए के पास तो खैर एब्सेंट ही होता है। तो हम लोग इस ढंग से यहाँ पे बात करते हैं। इसमें थाइमिडाइलिक जो होगा वो डीऑक्सीथाइमिडाइलिक के नाम से होगा सिर्फ, क्योंकि डीएनए के पास होता है ये, और ये आरएनए के पास होता है, तो इसलिए सिर्फ ये डीएनए में एब्सेंट होगा जबकि ये आरएनए में एब्सेंट होगा ये। तो इस ढंग से हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पे जानने की कोशिश किए कि ये जो एडेनिन और गुआनिन साइटोसिन थाइमिन जो बेसिस है वो न्यूक्लियोसाइड में क्या कहलाएगा और न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में क्या कहलाएगा ये। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जनरली आपको ये वाली फॉर्म ज़्यादातर पूछता है यहाँ पे ये। तो ये था ये। डीएनए ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे यहाँ पे अब। डीएनए ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे पहले हम लोग डीएनए का डिफिनीशन देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्या होगा डिफिनीशन किसका, डीएनए का। तो डीएनए इज, क्या होगा ये, डबल स्ट्रैंडेड, क्या है डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड एंटी पैरेलल पोली न्यूक्लियोटाइड चेन। क्या है, तो डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड है, एंटी पैरेलल है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब इसमें यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होता है अभी हम लोग बनाना सीख लिए। क्या, तो बेस शुगर फॉस्फेट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को अगर आपस में जोड़ दे तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे दो अननोन दिख रहा है, एक तो आपको लग रहा होगा कि ये डबल स्ट्रैंडेड क्या है और दूसरा ये एंटी पैरेलल क्या है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसी दो अननोन को जानने की कोशिश करेंगे। यानी इस डिफिनीशन के अनुसार आपको ये परेशानी करने वाले दो टर्म है, एक है डबल स्ट्रैंडेड और दूसरा है एंटी पैरेलल। तो हम लोग इस परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ये आपको परेशान ना करे, डबल स्ट्रैंडेड क्या है और एंटी पैरेलल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डीएनए कैसा होता है, एक स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले देखते हैं इसी को कि डबल स्ट्रैंडेड जो है ये एक्चुअल में क्या है यहाँ पे, तो बोलते हैं कि ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का क्या है स्ट्रक्चर होता है। यानी इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होता है, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डबल स्ट्रैंडेड में एक्चुअल में क्या होता है, तो टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, एक दूसरे से बंधा होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड या डबल हेलिक्स भी कह सकते हैं आप, और करके लिखते हैं इसे हेलिक्स भी कह सकते हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चरली यहाँ पे देखने की कोशिश करें अगर, तो देखिए इस ढंग से दिखाते हैं यहाँ पे।
अगर ये 5 डैश तो ये 3 डैश, और फिर देखिए ये और ये क्या चल रहा है, देखिए ये 5 डैश से 3 डैश की तरफ, और ये किधर चलेगा, ये 5 डैश से ये 3 डैश की तरफ, ये वाली देखिए स्टैंड। इस ढंग से अगर ये चला इस ढंग से ये, तो ये क्या कहलाएगा, ये इंट कहलाएगा 5 डैश और ये कहलाएगा 3 डैश। आप ऐसे देखते होंगे, ये एक डीएनए को आप रैपर्स पे या बुक में कहीं भी देखिएगा इसी तरह से ये डायग्राम बनाया रहता है ये। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखिए 2 स्ट्रैंड क्या है, तो इसमें ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, यानी ये स्ट्रैंड एक ये हुआ और दूसरा स्ट्रैंड एक ये हुआ। अब इसको हम लोग अगर अनकॉइल करें, ये तो कॉइल स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, अगर इसे अनकॉइल करें यहाँ पे अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पे ये अनकॉइल हो जाने के बाद ऐसा ये 2 लैडर शेपेड में ये बीच बीच में ये दिखाएंगे ऐसे ये, तो इस ढंग से एक लैडर शेप की तरह स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें क्या होगा, एक 5 डैश होगा यहाँ पे और दूसरा 3 डैश होगा, और फिर ये 3 डैश होगा और ये 5 डैश होगा। अब ये 5 डैश 3 डैश होता है, ये भी आपको परेशान कर रहा होगा, तो ये भी हम लोग जानेंगे क्या होता है। तो हम लोग अब पहले ये डबल स्टैंड को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमने अनकॉइल किया इसी स्ट्रक्चर को, तो देखिए ये लैडर शेपेड में आ गया। हम लोग स्ट्रैंड किसे कर रहे थे, ये जो लाइन है इसे स्ट्रैंड कर रहे थे, और दूसरा स्ट्रैंड ये है, तो यहाँ तो वही लाइन है, ये लाइन जो है वो यही लाइन है, और ये लाइन वो ये लाइन है, तो ये एक स्ट्रैंड हुआ और यहाँ ये दूसरा स्ट्रैंड हुआ। अगर इस स्ट्रैंड को हम लोग देखें, माइक्रोस्कोपिक है एक्चुअल में होता है ये, तो अगर इसको देखने की कोशिश करें, अगर इस स्ट्रक्चर को और ज़्यादा हम लोग यहाँ पे मैग्नीफाई करके देखने की कोशिश करें, तो पता चलेगा कि ये कैसे बना हुआ है। तो देखिए ये जो स्ट्रैंड है यहाँ से यहाँ ये जो लाइन है, इसको अगर हम लोग देखें तो देखिए इसमें बेस है, शुगर है और ये फॉस्फेट है। यहाँ भी ये बेस, शुगर और फॉस्फेट, बेस, शुगर और फॉस्फेट। देखिए ये आप अभी सीखे हैं कि ये क्या बन गया है, एक्चुअल में तो ये न्यूक्लियोटाइड 3 बन गया। अगर इसको आपस में जोड़ दें हम लोग तो ये क्या बनेगा, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की तरह हो जाएगा ये। तो देखिए ये जो लाइन है, ये स्ट्रैंड जिसको हम लोग दिखा रहे हैं, यहाँ से हमने कट करके इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो ये जो लाइन है उसके अंदर देखिए ये स्ट्रक्चर छुपा है, और इस लाइन के अंदर ये स्ट्रक्चर छुपा है। देखिए इधर भी वही है, बेस, शुगर और फॉस्फेट, बेस, शुगर और फॉस्फेट, बेस, शुगर और फॉस्फेट। यानी जब इस लाइन को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं मैग्नीफाई करके, और तो पता चल रहा है कि इसके अंदर ये स्ट्रक्चर, ये बेस, शुगर, फॉस्फेट जो आपस में ये जुड़ा हुआ है डबल पीडी बॉन्ड से ये। तो देखिए ये स्ट्रैंड के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, और ये जो लाइन है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर, और इस लाइन के अंदर ये स्ट्रक्चर। अब ये बीच में भी हमने लाइन दिखाया है, तो ये देखिए 2 बेस के बीच में एक्चुअल में ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एक्चुअल में ये डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, हमने यहाँ लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड है एक्चुअल में ये। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये 2 स्ट्रैंड, हमने क्या लिखा है कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी ये जो स्ट्रैंड है वो एक्चुअल में क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसमें हमने लिखा है कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है, यानी एक स्ट्रैंड ये बनता है और दूसरा स्ट्रैंड ये बनता है, और ये आपस में किससे बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये था यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंडेड जो देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो इसमें एक्चुअल में 2 चीज़ होता है, एक होता है स्टेप्स और दूसरा बोलते हैं हम लोग बैकबोन। अब देखिए बैकबोन जो बनाता है, इसमें कौन आता है, शुगर और प्लस फॉस्फेट, ये बनाता है क्या, शुगर फॉस्फेट क्या बैकबोन का फॉर्मेशन करता है। और स्टेप्स में आते हैं बेसेस, जिसमें क्या हो सकता है आपका प्यूरिन, पैरामिडिन, जो भी बेसिस है वो आ सकता है ये। तो बेसिस क्या बनाता है, स्टेप्स का। तो स्टेप्स किसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करें, देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो 2 बेसिस के बीच है, तो वही बेस हमारा यहाँ दिख रहा है ये, तो ये कहलाएगा यहाँ पे स्टेप्स। और देखिए ये शुगर और फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट क्या बनाता है, बैकबोन, तो ये कहलाएगा ये बैकबोन, ये बैकबोन। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है यहाँ पे ये बैकबोन। तो बैकबोन कौन बनाता है, तो शुगर और फॉस्फेट। और शायद इस बार नीट में क्वेश्चन भी शायद ये पूछा था कि बैकबोन कौन बनाता है, किससे बना होता है, तो शुगर और फॉस्फेट जो क्या होता है, बैकबोन का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे ये। तो
यहाँ पे देखिए डबल स्ट्रैंडेड में क्या होता है कि स्टेप्स होता है और एक बैकबोन होता है। बैकबोन का फॉर्मेशन कौन करता है? शुगर और फॉस्फेट। और स्टेप्स कौन होते हैं? इसमें बेसेस आते हैं जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये। तो बेसेस किसका? स्टेप्स का फॉर्मेशन करते हैं ये। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो डीएनए ऐसे दिखाते हैं, एक्चुअल में ये जो लाइन है वो एक स्ट्रैंड है, और ये स्ट्रैंड किससे बना हुआ है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। दूसरा स्ट्रैंड भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, और ये दोनों ही बीच में आपस में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग यहाँ लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ इस लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये जस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ भी ये सब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो एक स्टेप्स की तरह काम कर रहा है यहाँ पर ये। तो ये था डबल स्ट्रैंडेड ये। अब हम लोग आते हैं एंटी पैरेलल की तरफ, कि एंटी पैरेलल इस डिफिनीशन में भी एक टर्म लिखा हुआ है। तो अगर एंटी पैरेलल की बात करें हम लोग तो देखेंगे यहाँ पे कि एंटी पैरेलल क्या है। इसमें एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि जैसे एक पेन है ये, अब देखिए इसका कैप ऊपर है और ये सपोज मान लीजिए कि स्ट्रैंड है डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये ऊपर की तरफ कैप है, इसको अगर नीचे की तरफ कैप कर दे अगर हम लोग तो कहेंगे कि ये दोनों पेन तो स्ट्रैंड का काम कर रहा है, बट एक दूसरे का क्या है? अपोजिट में है, एक दूसरे का उल्टा डायरेक्शन में है ये। तो जस्ट ऐसा ही होता है यहाँ पे भी, जो दो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे का अपोजिट है, जो आपको यहाँ पे मार्किंग से भी दिख रहा है। देखिए यहाँ 5 डैश लिखते हैं तो यहाँ 3 डैश लिखते हैं। देखिए ये 5 इंड है, यहाँ 3 इंड है। यहाँ क्या है? तो जस्ट इसका अपोजिट देखिए, यहाँ पे आ गया 5 इंड और इसे 3 डैश इंड हो गया। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है यही रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि ये जो दो स्ट्रैंड है एक दूसरे का क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। अब क्वेश्चन होगा यहाँ पे और डीप थोड़ा क्वेश्चन जाएगा कि एक्चुअल में क्या ये स्ट्रैंड जो ये सबसे बेस शुगर फॉस्फेट से बना होता है, क्या सभी के सभी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक दूसरे का, या कुछ होते हैं? तो हम लोग इसी को समझते हैं कि एक्चुअल में बेस शुगर फॉस्फेट जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या इसमें बेस भी उल्टा होता है, शुगर भी उल्टा होता है, फॉस्फेट भी उल्टा होता है? तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे थोड़ा यहाँ पे कि एक्चुअल में एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता कौन है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये हम इसमें से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे हमने यहाँ से इसको ले लिया, ये वाली एक को, अब इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे ये बेस है। अब बेस के साथ कौन है? शुगर है। शुगर को हम यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये अब ये ऐसे बंधा हुआ है। देखिए ये 1 नंबर है, 2 3 4 और यहाँ एक कार्बन होगा 5, और इससे कौन जुड़ता था? फॉस्फेट जुड़ता था ये। तो आपका ये देखिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। ये देखिए ये आपका बेस है, ये शुगर को हमने स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट किया। देखिए आपको अभी बनाए हैं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, अभी सीखे हम लोग। तो 1 नंबर से बेस जुड़ता था और 5 नंबर के साथ फॉस्फेट जुड़ता था। तो हमने जस्ट इसको यहाँ पे स्ट्रक्चरली शुगर को शो किया है। अब हमारे पास दूसरे तरफ ये है, तो देखिए यहाँ ये बेस हो गया, यहाँ भी क्या होगा? शुगर होगा। यहाँ पे देखिए शुगर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए यहाँ पे ये कार्बन। अब यहाँ पे देखिए ये इस रंग से है ये, तो ये बेस है। देखिए ये 1 नंबर 2 3 4 और ये 5, देखिए इससे फॉस्फेट जुटा होगा यहाँ। अब इससे 1 नंबर से यहाँ से बेस होगा। देखिए 1 नंबर से बेस जुटता है, यहाँ भी 1 नंबर से बेस जुटा है, यहाँ भी 5 नंबर से फॉस्फेट जुटा है, यहाँ भी 5 नंबर से फॉस्फेट जुट रहा है ये। तो हमने देखिए ये वाली चीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा दिए। तो देखिए हमने यही चीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट किया। अब आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कि एंटी पैरेलल में कौन है। तो एंटी पैरेलल में देखिए शुगर का यहाँ ऑक्सीजन ऊपर है, यहाँ ऑक्सीजन नीचे है, यानी जो दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, जो बेस शुगर फॉस्फेट की क्या होता है आपस में पॉलीमराइजेशन से जो स्ट्रैंड बनते हैं, तो एक स्ट्रैंड में जो शुगर होता है और दूसरे स्ट्रैंड में जो शुगर होता है वो एक दूसरे का क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इस वजह से हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे कि ये एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है? एंटी पैरेलल। अब हम लोग यहाँ पे 2 इंड की बात करते हैं या 2 प्राइम भी बोलते हैं, यानी 2 इंड कौन होता है? देखिए यहाँ पे 2 इंड की बात करते हैं। 2 इंड में हम लोग बोलते हैं, एक 5 डैश इंड कहते हैं और दूसरे को 3 डैश इंड कहते हैं, या इसी को 5 डैश प्राइम भी कहते हैं, इसको 3 डैश प्राइम भी कहा जाता है ये। तो ये 2 इंड। अब ये 2 इंड कैसे तय होता है यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे ये 3 नंबर क्या है? शुगर 3 नंबर, यानी शुगर की जो 3 नंबर पोजीशन है वो नीचे की तरफ है, और 5 नंबर कहाँ है? ये ऊपर की तरफ है। तो ये जो स्ट्रैंड इस रंग से आपस में क्या होगा?
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो फॉर्मेशन करेगा उसमें क्या होगा, ये जो सपोज मान ली कि इस ढंग से बन रहा है, देखिए ये इस वाले को हम लोग दिखाया, तो ये जो पूरा एक चेन बनता है इसमें 5' ऊपर कहलाता है और 3' नीचे कहलाता है। उसी ढंग से ये वाली का हम लोग यहाँ दिखाया है। तो इस ढंग से अगर पॉलीमराइज होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए 3 नंबर ऊपर है और 5 नंबर कार्बन नीचे है, तो यहाँ 3 नंबर ऊपर और ये 5 नंबर नीचे होता है ये। तो ये आपको जस्ट क्लियर हुआ होगा कि ये 5' इन और 3' इन कौन टाइप क्या होता है उसको डिसाइड करता है, वो जस्ट शुगर डिसाइड करता है। इसलिए हम लोग दिखाते हैं ऐसे ये डीएनए को ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्या 5 नंबर यहाँ ऊपर है, तो ये 5' और ये 3'। यहाँ क्या हो जाएगा, जस्ट देखिए इसमें शुगर अपोजिट है, इसलिए हम लोग खुद से भी स्वतः अब अंडरस्टूड हो जाता है ये कि ये 3' होगा और ये 5' होगा ये। तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पे एंटी पैरेलल डायरेक्शन। तो आप सीख गए होंगे, यहाँ पे जान चुके होंगे ये कि जो एंटी पैरेलल लिखा जाता है डीएनए के डेफिनेशन में, वो एक्चुअल में एंटी पैरेलल होता कौन है, तो शुगर। दोनों स्ट्रैंड में जो एक दूसरे शुगर का जो कॉम्पोजिशन है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनाने में, वो दोनों स्ट्रैंड का जो शुगर होता है एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट यानी एंटी पैरेलल होता है। तो ये यहाँ पे था ये। तो हम लोग इससे आगे की चीज़ अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अब ये इससे आगे हम लोग और भी देखेंगे, जैसे चारगाप्स रूल वगैरह पढ़ना है। इसके बाद फिर टाइप्स ऑफ डीएनए को भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये। फिर एक डीएनए बी डीएनए क्या होता है, सीडीएनए, हम लोग बी डीएनए डिटेल पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे यहाँ पे ये डीएनए का डिटेल और पूरी जानने की कोशिश करेंगे ये। तो इससे आगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।